नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ये मेरा नया चैनल पेंशन वॉइस टीवी है, जहां मैं आपको देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल और सीधे शब्दों में समझाऊंगा। यहां मैं पेंशन, आपकी जेब, आपकी मासिक आमदनी और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर बिना किसी शोर और दिखावे के आपके सामने रखूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आम नागरिक तक सही, स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी पहुंचे। अगर आप मेरी ईमानदार और बेबाक पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल पेंशन वॉइस टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज जो महत्वपूर्ण अपडेट्स पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए सामने आई हैं उन्हें विस्तार से समझते हैं। 20 नवंबर साथियों, आज की पूरी रिपोर्ट में हम 20 नवंबर 2025 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपकी पेंशन, ईपीएस की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, सैलरी और आने वाले समय में आपके रिटायरमेंट पर पड़ने वाले असर को एक एक करके ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे। इस समय देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कुछ बड़े सवाल लगातार घूम रहे हैं। क्या वास्तव में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है? क्या 3,000, 7,500 या सीधे 9,000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन ले जाने का कोई व्यावहारिक मॉडल बन रहा है? जनवरी 2026 से मिलने वाला नया डीए यानी महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत तक पहुंच सकता है? और अगर आगे चलकर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो यह पूरा दौर आपकी जेब, आपकी सैलरी और आपकी भविष्य की पेंशन को किस तरह बदल सकता है? इन सब बातों पर विस्तृत और संतुलित तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पर। इस योजना की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को इस विचार के साथ की गई थी कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक आय का सहारा मिले ताकि उनकी बुजुर्गावस्था पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होकर न गुजरे। बाद में 1 सितंबर 2014 से केंद्र सरकार ने इस स्कीम को अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर मजबूत करने की भी कोशिश की ताकि फंड पर दबाव थोड़ा कम हो और लंबे समय तक पेंशन देने की क्षमता बनी रहे। लेकिन जमीन पर जो तस्वीर आज दिखाई देती है वह कड़वी हकीकत बयान करती है। बड़ी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक आज भी 10 से 20 रुपये के बीच की मासिक पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में राशन, गैस, घर का किराया या रखरखाव, बिजली, पानी के बिल, इलाज, दवाइयां, छोटे मोटे सफर और बाकी घरेलू जरूरतों के बीच 1-0-2 रुपये प्रैक्टिकली क्या मायने रखते हैं। इसी वजह से अलग अलग कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स मंच लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को आज की महंगाई के अनुसार कई गुना बढ़ाए बिना इस योजना को सामाजिक सुरक्षा कहना मुश्किल है। इसी पृष्ठभूमि में एक अहम विकास चर्चा में है ईपीएस 95 की थर्ड पार्टी समीक्षा। मीडिया रिपोर्ट्स और अलग अलग चर्चाओं में यह बात सामने आई कि ईपीएफओ ने इस स्कीम की स्वतंत्र समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला किया है। बताया गया कि इस काम के लिए एक संसदीय समिति की भी भूमिका बन रही है जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सांसद के हवाले है। यह समिति श्रम मंत्रालय को सुझाव दे चुकी है कि न्यूनतम पेंशन के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नारे की तरह नहीं बल्कि गंभीर पॉलिसी मुद्दे की तरह देखा जाए। मौजूदा ढांचे का एक्टुअरियल विश्लेषण किया जाए, फंड की सेहत, भावी देनदारियां, योगदान की मौजूदा दरें और सरकारी सहायता की सीमा, इन सबको मिलाकर देखा जाए और जरूरत पड़ने पर नियमों और कानून में बदलाव किए जाएं। थर्ड पार्टी रिव्यू का असली मकसद यही होता है कि कोई योजना सिर्फ विभाग के भीतर बैठे कुछ अधिकारियों की नजर से नहीं बल्कि बाहरी वित्तीय विशेषज्ञों,
सामाजिक सुरक्षा के जानकारों और एक्चुअरी की नजर से भी परखी जाए। ईपीएस 95 की समीक्षा यह देखेगी कि अभी जो योगदान संरचना है, जो फंड साइज है, जो भविष्य के दावों का अनुमानित बोझ है और सरकार की बजट क्षमता क्या है, इन सब बातों के बीच न्यूनतम पेंशन को कितना बढ़ाया जा सकता है, किस स्तर तक जाना व्यावहारिक होगा और किस तरह के सुधार से फंड भी स्थिर रहे और पेंशनर्स को भी राहत मिले। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर जमीनी बैठकों तक बहुत चर्चा हो रही है। क्या न्यूनतम ईपीएस पेंशन 3,0,7,500 या सीधे 9,000 रुपये तक जा सकती है? अलग अलग रिपोर्टों, पैनल, चर्चाओं और विश्लेषणों में कुछ प्रमुख आंकड़े बार बार दोहराए जा रहे हैं। पहला परिदृश्य यह है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह किया जाए। मान लीजिए आज किसी पेंशनर को 1,000 रुपये पेंशन मिला रही है और कल वही पेंशन 3,000 हो जाती है। यह 200% से अधिक की वृद्धि होगी। क्या 3,000 रुपये में किसी परिवार का पूरा खर्च निकल जाएगा? जाहिर है नहीं। लेकिन फिर भी 1,000 से 3,000 पर आना एक बड़ा अंतर पैदा करता है। दाल, चावल, सब्जी, कुछ बुनियादी दवाइयां, बिजली का बिल, इन सब चीजों को थोड़ा व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। कम से कम इतना तो होगा कि व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसकी पेंशन का कुछ वास्तविक उपयोग है, केवल औपचारिकता नहीं। दूसरा परिदृश्य है 7,500 रुपये के आसपास न्यूनतम पेंशन ले जाने का। 1,000 से 7,500 का मतलब है लगभग 650% के आसपास की छलांग। अगर इतनी पेंशन मिलने लगे तो किराया, राशन, बिजली, पानी और बेसिक मेडिकल जरूरतें किसी हद तक सम्मानजनक स्तर पर संभाली जा सकती हैं, खासकर अगर परिवार में कोई और सदस्य भी थोड़ी बहुत कमाई कर रहा है। इस स्तर की पेंशन से पेंशनर को यह भरोसा मिलता है कि उसकी खुद की आय भी परिवार के बजट में मीनिंगफुल योगदान दे रही है, वह सिर्फ दूसरों पर बोझ नहीं है। तीसरा और सबसे चर्चित आंकड़ा है 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन। कई पेंशनर संगठन यह तर्क दे रहे हैं कि आज की महंगाई के दौर में, खासकर शहरों में किराए, इलाज, दवाइयों, जांच रिपोर्ट और रोजमर्रा के खर्च को देखते हुए 9,000 रुपये से कम की पेंशन को सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अगर कभी भविष्य में सरकार या ईपीएफओ यह घोषणा करती है कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन सीधे 9,000 रुपये से काम के लिए रुपये होगी, तो इसका अर्थ होगा कि एक शून्य पेंशन पाने वाले व्यक्ति की आय में लगभग 800% की वृद्धि। ऐसी स्थिति में यह फैसला वास्तव में ऐतिहासिक श्रेणी में आएगा और करोड़ों पेंशनर्स की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन यहां पर एक बेहद जरूरी बात आपको साफ साफ समझनी होगी। 20 नवंबर 2025 तक की स्थिति यह है कि न तो केंद्र सरकार और न ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 3,000, 7,500 या 9,000 रुपये करने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी आंकड़े अभी चर्चा में हैं, वे या तो अलग अलग संगठनों की मांगे हैं, या कमेटियों के सुझाव हैं, या विश्लेषकों के अनुमान हैं। इन्हें आज की तारीख में फाइनल डिसीजन की तरह मान लेना ठीक नहीं होगा। आप सभी पेंशन धारकों के लिए सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि किसी भी बड़े बदलाव को तब तक सच न माने जब तक उसकी पुष्टि किसी प्रमाणिक स्रोत जैसे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, श्रम मंत्रालय की प्रेस रिलीज, गजट नोटिफिकेशन या मंत्रालय के आधिकारिक आदेश से न हो जाए। सिर्फ वायरल मैसेज, एडिटेड स्क्रीनशॉट, अधूरी पीडीएफ या बिना स्रोत वाले वीडियो देखकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करना, फॉर्म भरना या कोई आर्थिक निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही फैक्ट बेस्ड, डॉक्यूमेंट पर आधारित और अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे, तो जिस चैनल पर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई बड़ी आधिकारिक घोषणा हो उसका विश्लेषण सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
अब थोड़ा फोकस बदलते हैं और बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और उसके जरिए आपकी सैलरी तथा पेंशन पर पड़ने वाले असर की। महंगाई भत्ता सामान्यतः साल में 2 बार संशोधित होता है, एक बार जनवरी से और एक बार जुलाई से। जनवरी 2026 से मिलने वाले नए डीए को लेकर जो तस्वीर अभी दिख रही है वह करोड़ों केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। डीए की गणना का आधार है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IE यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए तय किया गया महंगाई सूचकांक, जिसे लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है। यह इंडेक्स अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जुटाई गई खुदरा कीमतों के आधार पर बताता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम किस स्तर पर हैं और महंगाई की दिशा क्या है। मौजूदा प्राप्त आंकड़ों के ट्रेंड के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी 2026 से 7वें वेतन आयोग के तहत चल रहा डीए लगभग 59-60% के आसपास पहुंच सकता है। यानी अभी जो डीए दर है उसमें लगभग 2% अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना नजर आती है। यह अंतिम आंकड़ा तभी तय होगा जब जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के सभी CPI-IW इंडेक्स सामने आ जाएंगे और उसके बाद वित्त मंत्रालय तथा कैबिनेट की औपचारिक स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन संकेत साफ हैं कि नए साल का डीए कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए कुछ न कुछ राहत लेकर आएगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक वेतन 50 रुपए है। अगर डीए 58% है तो डीए की रकम होगी 29 रुपये, यानी कुल बेसिक प्लस डीए 79 रुपये, अन्य भत्ते अलग। अब अगर डीए बढ़कर 60% हो जाता है तो डीए होगा 30 रुपये और कुल बेसिक प्लस डीए इक्वल 80 रुपये, यानी 2% डीए बढ़ने से उसकी मासिक आय में 1 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसी तर्क को पेंशनर्स पर लागू कीजिए। यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की बेसिक पेंशन 25 रुपये है और डीए 58% चल रहा है तो उसे डीए के रूप में 14,500 रुपये मिलेंगे। कुल पेंशन हुई 39,500 रुपये। जब डीए 60% हो जाएगा तब डीए 15 रुपये होगा और कुल पेंशन 40 रुपये, यानी हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी और पूरे साल में 6 रुपये का अतिरिक्त पैसा। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लग सकता, लेकिन हकीकत में यही 6 रुपये किसी बुजुर्ग की दवाइयों, ब्लड टेस्ट, स्कैन या हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भरने में काम आ जाते हैं। अब आते हैं उस मांग पर जो लगातार उठ रही है 8वें वेतन आयोग की। 7वें वेतन आयोग के बाद अब कर्मचारी संघ और यूनियन ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जाए। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह विषय पॉलिसी डिबेट में मौजूद है। यदि भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होता है और नया बेसिक पे स्ट्रक्चर 2026 से शुरू होता है तो बहुत संभव है कि उस समय तक जो डीए दर लगभग 60% के आसपास होगी उसे नए बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। यही प्रक्रिया पिछले वेतन आयोग के समय भी अपनाई गई थी। पुराने बेसिक में उस समय तक का डीए जोड़कर नया बेसिक तय किया गया और फिर डीए को दोबारा 0% से गिनना शुरू किया गया। इसका मतलब यह होगा कि जनवरी 2026 के आसपास जो डीए प्रतिशत तय होगा वही आगे चलकर नए वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स के लिए एक तरह का आधार बन सकता है। नए वेतन मान में डीए प्रतिशत भले 0 से शुरू हो, लेकिन पेंशन का बेसिक जो अंतिम वेतन पर आधारित होता है पुराने समय की तुलना में काफी ऊपर सेट हो जाएगा। यानी भविष्य की पेंशन की नींव कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। इन सारी तकनीकी बातों के बीच आम कर्मचारी और पेंशनर के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वह अफवाहों और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखें। एक तरफ सोशल मीडिया पर 9 रुपये न्यूनतम पेंशन, दूसरी तरफ 60% डीए
तीसरी तरफ 8वां वेतन आयोग इन सब के बीच फंसकर अगर कोई बिना सोचे समझे आर्थिक फैसले लेने लगे तो बाद में पछतावा ही हाथ आएगा। सबसे बेहतर यह है कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग उस आधार पर करें जो आज की डेट पर पक्का है और संभावित। बदलावों को प्लस पॉइंट की तरह देखें, न कि गारंटी की तरह। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस, डीए, सैलरी, पेंशन और वेतन आयोग जैसे जटिल मुद्दों की असली तस्वीर आपको आसान भाषा में बिना लॉलीपॉप दिखाए और बिना आधी अधूरी जानकारी छुपाए मिलती रहे, तो इस चैनल से जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन क्लिक करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आगे चलकर आप अफवाहों के पीछे भागेंगे या फैक्ट के साथ चलेंगे। अंत में आज की तारीख यानी 20 नवंबर 2025 की स्थिति को एक बार फिर साफ कर देता हूं। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 307500 या 90 रुपये करने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यह चर्चा और समीक्षा का विषय जरूर है, लेकिन फाइनल फैसला नहीं। महंगाई भत्ते के 59-60% तक पहुंचने के संकेत जरूर हैं, लेकिन उसकी अंतिम दर भी तभी मानी जाएगी जब सरकार उसका आधिकारिक ऑर्डर जारी करेगी। 8वें वेतन आयोग की मांग मजबूत है, पर निर्णय अभी सरकार के पाले में है। आपसे बस यही गुजारिश है, अपने दस्तावेज अपडेट रखिए, आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर नजर रखिए, किसी भी वायरल संदेश पर तुरंत भरोसा मत कीजिए और जैसे ही कोई ठोस सरकारी फैसला सामने आए उसका पूरा लाभ उठाने के लिए पहले से तैयार रहिए। अगर यह पूरी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथ काम करने वालों, पेंशनर समूहों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और आने वाले हर आर्थिक फैसले का सामना समझदारी से कीजिए।